बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। तमाम स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लास में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में, जिसका नाम था पार्टनरशिप। चैप्टर 4 था पार्टनरशिप। लेक्चर नंबर 3 तक हम कवर कर चुके थे। आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 4 होगा हमारा, और टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप एंड सुटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किस तरह खत्म हो जाती है, क्या कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप की, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप किस तरह जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है, लिमिटेड है, जर्नल पार्टनर्स हैं, लिमिटेड पार्टनर्स हैं, ये डिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ ही किन किन बिजनेस के लिए पार्टनरशिप का बिजनेस सूट करता है, सूटेबल होता है, मुनासिब होता है, उसे आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। कब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिसोल्यूट हो जाती है, क्या कंडीशंस होती हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। कंडीशंस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है क्या। Dissolution of partnership refers to a modification in the partnership agreement with difference among partners. It is a reorganization of partnership under which composition of partners is changed. The change may result for increase or decrease in the number of partners. कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम एग्रीमेंट में, मुआहदे में चेंजेस लेकर आए। जब भी हम मुआहदे में मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं, या फिर जो है वो रीअरेंज करते हैं अपने एग्रीमेंट को, तो हमारी पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब ये चेंज हो सकता है कि हम पार्टनर्स को इंक्रीज कर रहे हो, न्यू पार्टनर्स को एडमिट कर रहे हो, या हम डिक्रीज कर रहे हो, पार्टनर्स को रिटायर कर रहे हो, पार्टनर की डेथ हो गई हो, तो ये चेंज किसी भी वजह से आ सकता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया इस वाली हेडिंग में कि डिसोल्यूट का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस लेकर आना एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट को रीअरेंज करना, रीऑर्गेनाइज करना, यानी पार्टनर्स की क्वांटिटी जब चेंज हो रही होती है, कंपोजिशन ऑफ पार्टनर्स जब चेंज हो रहे होते हैं, यानी रिजल्ट जो कि चेंज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना। तो पार्टनर्स के इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने से जो चेंजेस आ रही है एग्रीमेंट में, जो मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, उसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। मजीद यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है, the increase take place by admission, will the decrease by retirement, death, insanity or insolvency etc of an existing partner। कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस आ रही हैं, जो पार्टनर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रहे हैं, क्या रीजन है इसके। बाज़ दफा इंक्रीज जो होते हैं पार्टनर्स, वो एडमिशन की वजह से होते हैं। हम जब स्टार्ट कर रहे थे पार्टनरशिप, तो हमने एग्रीमेंट बनाया था, एग्रीमेंट में पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस, उनकी क्वांटिटी, उनका लगाया गया कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सब लिखी हुई है। अब अगर पार्टनर्स न्यू एडमिट होते हैं, एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का पार्टनरशिप में, तो एग्रीमेंट में हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, उनका नाम, उनका पता ऐड करना पड़ता है, उनका जो है वो कैपिटल ऐड करना पड़ता है, प्रॉफिट रेशो जो है वहां पर लिखना पड़ता है। तो ये हमने कहा कि इंक्रीज होने से एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है और हमारी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, इसको हमने कहा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट डिफाइन कर रहा है डिक्रीज बाय, डिक्रीज किस तरह होता है, बाय रिटायरमेंट, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, पार्टनर रिटायर हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई, इंसैनिटी मतलब मेंटली इस कंडीशन में नहीं है कि वो पार्टनर के कारोबार को रन कर सके, मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर जो है वो मैड की कंडीशन यहाँ पर आती है, पागलपन की कंडीशन यहाँ पर कंसीडर की जाती है। इसके बाद अगर इंसॉल्वेंट हो गया है, पैसे खत्म हो गए हैं पार्टनर्स के पास, तब भी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को एग्रीमेंट से हटा देते हैं, पार्टनरशिप से निकाल देते हैं। तो ये वजूहात होती है डिक्रीज आने की एग्रीमेंट में, नंबर ऑफ पार्टनर्स के, कंपोजिशन ऑफ पार्टनर्स के, कि क्यों डिक्रीज आ रहे हैं पार्टनर्स में। रिटायर्ड, डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी की कंडीशन की वजह से हमने क्या किया, चेंजेस की एग्रीमेंट में, इन पार्टनर्स को हटाया, रिटायर्ड किया, इनका नाम कट होगा, इनका कैपिटल इनको वापस मिलेगा। तो ये जो है वो वजूहात बनती है किसकी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मजीद। It must be borne in mind that dissolution of partnership never refers to the dissolution of a firm. The former is the change in the composition or arrange of partners. कह रहे हैं यहाँ पर इस चीज को क्लियर कर लें, अपने माइंड को क्लियर कर लें कि पार्टनरशिप के डिसोल्यूट होने से आपका पार्टनरशिप का कारोबार खत्म नहीं होता। बेसिकली मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, जहां पर नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, कंपोजिशन ऑफ पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, वो डिक्रीज भी हो सकते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है, एग्रीमेंट में मॉडिफिकेशंस आती हैं, एग्रीमेंट में चेंजेस आती हैं। एग्रीमेंट में चेंजेस
आने की वजह से पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और हमें न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो पार्टनर्स चाहें तो उसी कारोबार को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाला पैराग्राफ कि क्या है, माइंड में क्लियर कर लें ये बात कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की का मतलब हरगिज ये नहीं है कि पार्टनरशिप की फर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, बल्कि इसका मतलब क्या है कि हम कंपोजिशन में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। जो हमारे पार्टनर्स के नंबर्स हैं उनमें जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज आ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं पार्टनर्स के एडमिशन करने से या फिर डिक्रीज हो रहे हैं रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और जो है वो डेथ की वजह से। इसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म कॉल्स फॉर पुटिंग एन एंड टू द पार्टनरशिप बिजनेस एंड ब्रिंग्स टू एन एंड टू द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन फर्म का मतलब ये होता है कि कारोबार का खत्म हो जाना, बिल्कुल अब पार्टनर्स के दरमियान में कोई रिलेशन बाकी नहीं रहता, कारोबार खत्म हो चुका है। कारोबार के बिल्कुल खत्म हो जाने को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म। A distribution of partnership may however result in the distribution of the firm too if all the partners agree to it. In such a case, business will cease to exist. कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में चेंजेस होती हैं, मॉडिफिकेशंस होती हैं, पार्टनर्स के नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, तो आपकी पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यहाँ ये पॉसिबल है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वजह बन जाती है, रिजल्ट बन जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म की। अगर तमाम पार्टनर्स एग्री हो फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो फिर आपका जो कारोबार है वो भी खत्म हो जाता है। To sum up, the distribution of partnership may or may not dissolve the firm. On the other hand, distribution of the firm automatically entails the distribution of the partnership. अभी हमने कहा कि अगर पार्टनरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, मॉडिफिकेशंस होती हैं, चेंजेस होती हैं एग्रीमेंट में, तो हमारी फर्म खत्म नहीं होगी। अगर पार्टनर्स चाहें तो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं इस कारोबार को, और अगर उनकी मर्जी हो तो बाहिमी रजामंदी से मिलकर बात कर उस कारोबार को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म जो है वो अमल में आ गया है, तो फिर अब अगर पार्टनर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट डिसॉल्व द फर्म। ये तो पॉसिबल है कि पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से, चेंजेस आने से एग्रीमेंट में, मॉडिफिकेशंस होने में एग्रीमेंट की वजह से क्या हो, आपकी फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, तमाम पार्टनर ने डिसाइड कर लिया, तो फिर किसी भी कीमत पर आप जो है उस कारोबार को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। जरूरी है तमाम पार्टनर्स का फिर से एग्रीमेंट बनाना, फिर से जो है वो कैपिटल लगाना और कारोबार को स्टार्ट करना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंडीशंस को। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारी पार्टनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। यहाँ पर ये क्लियर कर दूं आपको, अभी तक हमने डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट है उसमें मॉडिफिकेशंस आना, पार्टनर्स का इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप के डिस्ट्रीब्यूट होने से आप पार्टनर्स की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो नया एग्रीमेंट बनाकर फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं और जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर तमाम पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो फर्म को खत्म करना चाह रहे हैं, तो फिर कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होता। अब हम कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या सूरत है। ओके, तो अब हम कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कब पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्या सूरत हाल, क्या कंडीशंस होती हैं। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द पार्टनरशिप स्टैंड डिसॉल्व। ये कंडीशंस होती हैं जब हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए पार्टनर के आने से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पुराने पार्टनर के रिटायर हो जाने से, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, पार्टनर के पास पैसा खत्म हो जाने से, इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर का जब दिमागी तवाजुन ठीक ना हो तब भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। अकॉन्विक्ट पार्टनर, पार्टनर की किसी जुर्म में जो है वो मुजरिम करार होने की वजह से जो है पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एग्रीमेंट बनाया गया था, तो टाइम पीरियड पूरा होने पर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। डेथ ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स के इंतकाल कर जाने से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। और कंक्लूजन ऑफ वेंचर, वेंचर बोलते हैं मकसद को, मकसद हासिल हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो ये थी कुछ कंडीशंस हमारे पास कि किन सूरत हाल में जो है वो पार्टनरशिप खत्म होती है। इन तमाम सूरत हाल की वजह से एग्रीमेंट में आती है मॉडिफिकेशंस, चेंजेस और पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। अब अगर पार्टनर चाहते हैं उसी कारोबार को कंटिन्यू करना, उसी फर्म में कंटिन्यू करना, तो आपने न्यू एग्रीमेंट बनाकर उस फर्म को कंटिन्यू करना होता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप का कारोबार खत्म हो गया। बेसिकली यहाँ पर एग्रीमेंट में चेंजेस आने से पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब अगर पार्टनर चाहे तो मर्जी से अपनी न्यू एग्रीमेंट बनाकर कारोबार को कंटिन्यू
कर सकते हैं, और अगर पार्टनर चाहे तो फर्म को भी खत्म कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इससे किस तरह पार्टनरशिप खत्म होती है, उसका क्या मतलब है। इफ अ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, so partnership will be dissolved. If the partner in a firm is adjudged bankrupt by the code of law, the partnership will turn dissolved. However, the remaining partner may decide to continue the business. कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाए बैंकरप्ट और उसके पास पैसा मौजूद ना हो, इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाए, तो अब उस पार्टनर को हम एग्रीमेंट से निकाल देते हैं। निकालते हैं एग्रीमेंट्स, तो एग्रीमेंट में हमें करनी पड़ती है चेंजेस, और जब चेंजेस होती है एग्रीमेंट में तो क्या कहा था हमने कि ये कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने से कोर्ट की तरफ से जो है वो पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना करार दे दिया गया है, बैंकरप्ट करार दे दिया गया है पार्टनर को। तो अब इस पार्टनर को पार्टनरशिप पे रखने का कोई फायदा नहीं होता, इसे हम निकाल देते हैं पार्टनरशिप से और हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। अब अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं कंटिन्यू करना पार्टनरशिप को, तो वो इस पार्टनर के बगैर दोबारा एग्रीमेंट बनाकर एग्रीमेंट में चेंजेस कर इस पार्टनर को हटाकर, इसका नाम, इसका कैपिटल हटाकर कारोबार को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इनसैनिटी ऑफ पार्टनर। If a partner gets mad or incensed, the partnership stand dissolve. पार्टनर्स जो है वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, दिमागी तौर पर जो है वो सही कंडीशन में नहीं है, सही फैसले नहीं ले सकता, इसे मैड या फिर इंसेंस करार दे दिया गया है, तो ऐसे पार्टनर की वजह से भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस इंसैनिटी पार्टनर को, जो कि मैड पार्टनर है, इसे हमें पार्टनरशिप से हटाना पड़ता है। हटाने की वजह से एग्रीमेंट से इसका नाम कट होगा, इसका कैपिटल जो है वो अलग होगा, तो हमें क्या करनी पड़ती है, मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है अपने एग्रीमेंट में, और ये रीजन बनता है किसका, पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने का। थर्ड हमारे पास है डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर के डेथ हो जाने से भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। If a partner is die, old partnership will be dissolved unless there is an agreement to the contrary. कह रहे हैं कि एक तो पार्टनर की डेथ हो गई है, अब उस पार्टनर का नाम और कैपिटल हमें हटाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीमेंट में चेंजेस करनी पड़ेगी। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूट हो गई। अब अगर पार्टनर्स चाहते हैं तो इस पार्टनर के अलावा दोबारा एग्रीमेंट बनाकर अपना कैपिटल लगाकर कारोबार को कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है कॉन्विक्ट पार्टनर। मुजरिम जो है वो साबित हो गया है पार्टनर, तो इसकी वजह से ये पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इफ अ पार्टनर इज कॉन्विक्ट इन क्राइम, he is declared to be guilty by the code of law, old partnership will be dissolved. कह रहे हैं अगर कोई पार्टनर मुजरिम करार दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से, इसने कोई इलीगल काम कर दिया है, तो फिर अब उस पार्टनर को हम एग्रीमेंट में शामिल नहीं करते, अपने कारोबार में शामिल नहीं करते। कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर है कि कॉन्विक्ट पार्टनर है, तो इस पार्टनर को हम एग्रीमेंट से हटा देते हैं। जब हटाया इस पार्टनर का नाम और कैपिटल हमने एग्रीमेंट से, तो फिर जो है हमें चेंजेस करनी पड़ती है एग्रीमेंट में और हमारी पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब अगर हम चाहें तो इस पार्टनर के अलावा इसको हटाकर दोबारा कारोबार को कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा और नया एग्रीमेंट बनाकर। फिर हमारे पास है कंक्लूजन ऑफ वेंचर। मकसद हासिल होने के बाद भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। Partnership may be formed to undertake a particular venture or project. Once the project is complete, the partnership dissolve. कह रहे हैं कि पार्टनर्स इकट्ठे हुए थे, स्टार्ट किया था बिजनेस पार्टनरशिप का किसी वेंचर को हासिल करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जब एक दफा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर पार्टनर्स चाहें तो किसी न्यू प्रोजेक्ट को, किसी न्यू वेंचर को फोकस करके दोबारा कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा इस फर्म को रन कर सकते हैं। सिक्स हमारे पास एक्सपायरी ऑफ पीरियड। हमने कहा था कि कारोबार की बुनियाद पार्टनरशिप की होती है एग्रीमेंट पर, और एग्रीमेंट बनता है ड्यूरेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए। अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है तो आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है। अब आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है, दोबारा एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, और आपको न्यू जो है वो न्यू तरीके से जो है वो कारोबार को लेकर चलना पड़ता है। तो हमने कहा कि एग्रीमेंट के खत्म हो जाने से, एक्सपायर हो जाने से भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपकी ओल्ड पार्टनरशिप, अब न्यू एग्रीमेंट बनेगा और न्यू पार्टनरशिप होगी। If the partnership was formed for a defined period of time, it will bear up the expiry of that term. अगर वो टर्म एक्सपायर हो गई है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगा, एग्रीमेंट भी एक्सपायर हो जाएगा। अब आपको न्यू एग्रीमेंट बनाकर पार्टनरशिप को दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा।
सेवेंथ हमारे पास है एडमिशन ऑफ पार्टनर। न्यू पार्टनर के दाखिल होने से जब न्यू पार्टनर आएगा एग्रीमेंट में इसका नाम लिखा जाएगा, चेंजेस होंगी और पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जब भी आप एग्रीमेंट में करेंगे चेंजेस तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगी और अब आपको न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कारोबार को कंटिन्यू करने के लिए। If a new partner is admitted in partnership, old partnership will dissolve and new agreement is drawn up to continue the business anew. कह रहे हैं कि न्यू बिजनेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर एडमिट हुआ है तो पुराने एग्रीमेंट में इसको एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। और जब भी होती है चेंजेस तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। अब आपको इस न्यू पार्टनर के एडमिट होने की वजह से, एडमिशन की वजह से न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ा जिसमें इसका नाम और इसका कैपिटल, इसका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो मौजूद है, लिखा हुआ है। तो ये कहा हमने कि ये भी एक वजह होता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर वजह बन जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, पुराने एग्रीमेंट के खत्म होने और नए एग्रीमेंट के बनने की। नेक्स्ट हमारे पास है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के चले जाने से, रिटायर हो जाने से भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। If a partner is retired from partnership, old partnership will be dissolved. The firm not however be dissolved should the remaining partner agree to continue the business. कह रहे हैं कि अगर ओल्ड पार्टनर है और वो रिटायर हो गया है तो अब उस पर्सन का नाम एग्रीमेंट से हटाना होगा, उसका कैपिटल हटाना होगा। और यहाँ पर जब भी हम एग्रीमेंट में करेंगे चेंजेस, रिटायरमेंट की वजह से नाम हटाएंगे तो हमने क्या कहा कि ये भी एक कंडीशन बन जाती है हमारे पास डिसोल्यूशन की, कि पार्टनर्स के रिटायर होने से हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई। अब अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो उस पार्टनर के रिटायर होने के बाद अपने कारोबार को कंटिन्यू रख सकते हैं। अच्छा, अब तक हमने बात कर ली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, कि अगर हम मॉडिफिकेशंस लाते हैं एग्रीमेंट में तो हमारी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, नया एग्रीमेंट बनता है और हम चाहें तो फर्म को, कारोबार को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब पूरा का पूरा कारोबार ही खत्म हो जाता है और चाहकर भी पार्टनर्स कारोबार को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो क्या जो है वो कंडीशंस होती है उसको डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहलाता है कारोबार का खत्म हो जाना, फर्म का खत्म हो जाना। Dissolution of partnership and dissolution of the firm are two different things. The former may allow the business to continue. The latter definitely puts an end to the business and relations among all the partners. All partners break up. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि पार्टनरशिप का डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स चाहें तो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, एग्रीमेंट में चेंजेस डालकर, पार्टनर्स के नंबर्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर मॉडिफिकेशन कर। और अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कंडीशन अराइज होती है तो फिर पार्टनर चाह कर भी कारोबार को कंटिन्यू नहीं रख सकते, फिर आपको लाजमी तौर पर कारोबार को बंद करना पड़ता है। हम डिस्कस कर लेते हैं कंडीशंस को कि क्या कंडीशन है हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, हमारा कारोबार जो है वो खत्म हो जाता है जो हमने स्टार्ट किया था एज अ पार्टनर। A firm will cease to exist under the following state of affairs: illegal business, insolvency of all partners, mutual agreement, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये 4 कंडीशन हमारे पास है जब हमारी फर्म डिसोल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है और पार्टनर्स चाह कर भी कारोबार को कंटिन्यू नहीं रख सकते। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इलीगैलिटी ऑफ बिजनेस। If a business undertaken by a firm is declared illegal by law, the firm will cease to exist. कह रहे हैं कि अब यहाँ पर अगर लॉ की तरफ से, कोर्ट की तरफ से फर्म को डिक्लेयर कर दिया गया है इलीगल, तो अब यहाँ पर कारोबार को कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं होता और कारोबार को बंद करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होता है कि यहाँ पर इलीगल बिजनेस की वजह से आपका फर्म जो है वो क्लोज की जा रही है, बंद की जा रही है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, इलीगैलिटी ऑफ बिजनेस, जहाँ पर इलीगल फर्म जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाती है और कोर्ट की तरफ से, लॉ की तरफ से बंद करने का ऑर्डर होता है। सेकंड देखते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। अगर एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होती है तो हम उस पार्टनर को निकाल कर पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। लेकिन यहाँ पर अगर तमाम पार्टनर्स इंसॉल्वेंट करार दे दिए गए हैं तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फर्म खत्म हो जाती है। वेयर ऑल पार्टनर इन अ फर्म बिकम बैंकरप्ट, द फर्म
बिकम डिसॉल्व। कह रहे हैं कि अगर तमाम पार्टनर्स जो है वो बैंकरप्ट करार दे दिए गए हैं तो अब फर्म को कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं होता, फर्म को भी आपने डिसॉल्व करना पड़ता है, कारोबार को भी आपने बंद करना पड़ता है जब तमाम पार्टनर्स इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट करार दे दिए जाएं। थर्ड हमारे पास है म्यूचुअल एग्रीमेंट बाहिमी रजामंदी से। Partnership is formed by mutual consent, so the firms may also be dissolved if all partners agree। कह रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल कॉन्सेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट से बाहिमी रजामंदी से एस्टेब्लिश होती है, फॉर्म्ड होती है पार्टनरशिप। अब अगर पार्टनर्स चाहते हैं तो बाहिमी रजामंदी से कोऑपरेट करके, ताउन करके, डिस्कस करके डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अगर तमाम पार्टनर्स एग्री हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए तो फर्म यानी कारोबार खत्म हो जाता है जो आपने स्टार्ट किया था एज अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन हो गई हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, बाहिमी रजामंदी से, बाहिमी मुआहदे से तमाम पार्टनर्स ने रजामंदी जाहिर की है कि हम फर्म को डिसॉल्व कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। If the partnership exists at will for a certain period of time and continues beyond the stipulated period, the firm will stand dissolved if a notice is written is served by a partner to others showing his intention to dissolve। कह रहे हैं कि यहाँ पर नोटिस आ जाता है फर्म को डिसोल्यूट करने का, और जब नोटिस के जरिए फर्म को डिसोल्यूट करने का कहा जाए तो फर्म को डिसोल्यूट करना पड़ता है। ये भी हमारे पास फोर्थ कंडीशन हो गई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पर डिसोल्यूशन का टॉपिक खत्म होता है कि क्या कंडीशंस थी जब हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, और जब पूरा का पूरा कारोबार यानी फर्म खत्म हो जाती है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं कि पार्टनरशिप की कितनी टाइप्स हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को यहाँ पर सेपरेट रखिएगा। हमने अपने लेक्चर में जो है वो इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को, जहां पर एक्टिव पार्टनर थे, स्लीपिंग पार्टनर थे, डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं इसे, नॉमिनल, माइनर पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर था। वो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स थे, वो लोग जो कारोबार में पैसा लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप, एज अ पार्टनर, उनकी टाइप को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितनी किस्में होती हैं पार्टनरशिप के बिजनेस की। तो ये सेपरेट रखिएगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स। पार्टनरशिप फर्म्स की टाइप्स यहाँ पर दो दी हुई है, एक है जनरल पार्टनरशिप, दूसरा है रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप की टाइप्स। फर्म रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है। जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स के लिहाज से बात हुई है, पार्टनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी के लिहाज से बात हुई है, और इनकी भी टू टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। डिस्कस करते हैं काइंड्स या फिर क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को। Partnership may be formed under the following: limited partnership, registered partnership, unregistered partnership। हमारे पास तीन तरह की पार्टनरशिप की टाइप पाई जाती हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन पार्टनरशिप की टाइप्स को। पहला हमारे पास है लिमिटेड पार्टनरशिप। A limited partnership is one in which one or more but not all partners have limited liability। The concept of limited means that the liability of one or a few partners is limited to the amount invested in the business। यहाँ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइबिलिटी के हवाले से। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किया था पार्टनरशिप के, तो वहां हमने डिसएडवांटेजेस के साथ ये डिस्कस किया था कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इस कारोबार का नुकसान ये है कि यहाँ पार्टनर्स कर्जा वापस करने के लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर कर्जा वापस किया जाता है, यानी पार्टनर्स की जिम्मेदारी सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं होती, कर्ज वापस करने के लिए इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पार्टनरशिप डिस्क्राइब कर रही है कि कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, एक या उससे ज्यादा, लेकिन तमाम की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती, क्योंकि ये पार्टनरशिप की क्वालिटी है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी का अनलिमिटेड होना। तो अगर एक या फिर चंद पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है और बाकी जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जनरल है, मतलब अनलिमिटेड है, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप, जहां पर दो तरह के पार्टनर्स बन जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसे मजीद। ये डायग्राम शो कर रही है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में हमें दो तरह के पार्टनर्स मिलते हैं। एक तो है जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर मतलब जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कर्जा वापस करने के लिए इस पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है।
लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्जा वापस करने के लिए इस पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि पार्टनरशिप लिमिटेड का मतलब क्या है, जहां दो तरह के पार्टनर्स मौजूद हो, एक की लायबिलिटी जर्नल हो, अनलिमिटेड हो, कर्जा वापस करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, और दूसरा लिमिटेड, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया लिमिटेड पार्टनरशिप, जिस पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्जा वापस करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते। सेकंड को डिस्कस करते हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप क्या है। In accordance with the Partnership Act, every partnership should be registered with the registrar of the firm. Registered of the firm. कह रहे हैं कि पार्टनरशिप के कानून के मुताबिक, एक्ट 1932 के मुताबिक, अगर कोई पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की जा रही है, फॉर्म की जा रही है, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होकर फिर पार्टनरशिप को जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, तो ऐसी फर्म रजिस्टर्ड फर्म कहलाती है और ऐसी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड होकर वजूद में आती है। तो इसे हमने कहा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, जिसमें रजिस्ट्रार के पास जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है, लीगल वे में एग्रीमेंट बनाकर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रूल्स को फॉलो करके, एक्ट को फॉलो करके आपने एस्टैब्लिश किया है अपनी पार्टनरशिप को, पहले आपने रजिस्टर्ड करवाया, फिर कारोबार को स्टार्ट किया, तो ये रजिस्टर्ड फर्म आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है। सेकेंड हमारे पास है, लास्ट थर्ड हमारे पास है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। A partnership which have not been registered with the registered of firm, अगर कोई पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं होती तो ऐसी पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है। सुटेबिलिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। सुटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, किन किन कारोबार के लिए पार्टनरशिप का बिजनेस मुनासिब होता है। अगर हम चाहें तो पार्टनरशिप का बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड के लिहाज से। पार्टनरशिप बिजनेस में बी यूजफुल फॉर ऑल द 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज: मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग एंड सर्विसेज। पार्टनरशिप का कारोबार किया जा सकता है, मुनासिब होता है, सूटेबल होता है कि हम एज अ पार्टनर स्टार्ट कर दें। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस या होलसेलिंग का बिजनेस भी आप एज अ पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो, रिटेलिंग का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो एज अ पार्टनरशिप, और सर्विसेज प्रोवाइड करने का कारोबार भी आप पार्टनरशिप के लिहाज से स्टार्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग वो बिजनेस जहां पर गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा होता है, होलसेलिंग वो बिजनेस जहां पर बाइंग और सेलिंग हो रही होती है बल्क यानी बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में। रिटेलिंग वो बिजनेस जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है स्मॉल क्वांटिटी में, और सर्विसेज में हम खदमात प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस कर लिया पार्टनरशिप की डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन के हवाले से। हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म दो अलग चीजें हैं। अगर हम चाहें तो एग्रीमेंट में चेंजेस करके कंटिन्यू कर सकते हैं फर्म को, कारोबार को, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। एग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना। और अगर फर्म पूरी की पूरी खत्म हो जाए, कारोबार खत्म हो जाए और कारोबार को स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना पॉसिबल ना हो, पार्टनर चाहते हुए भी फर्म को कंटिन्यू ना कर पाए, तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म, जहां पर हमें पूरा कारोबार को खत्म करना पड़ता है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया कि कितनी टाइप्स की पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनरशिप बनी है 1932 पार्टनरशिप एक्ट के तहत, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होकर एस्टैब्लिश हुई है, तो ऐसी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है। और अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है। जहां दो तरह के पार्टनर्स मौजूद हो, जर्नल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर, तो ऐसी पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनरशिप कहलाती है, जहां पर लिमिटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और जनरल पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आज की इस क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप कंप्लीट होता है हमारा। इंशाल्लाह अगली क्लास में न्यू चैप्टर के साथ फिर से अपनी क्लास का आगाज करेंगे। थैंक यू सो मच।